हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएमपीसी 9 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो हम रैपिडली उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं चैनल पर फॉर एमएमपीसी 9, सो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख के जाना। उसमें भी सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर्ड है। और ये वीडियो बनाने का भी मेरा यही पर्पस है कि मैं आपको ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा पाऊँ, बिकॉज आपका एमएमपीसी 9 का एग्जाम नियर है एंड आई नो दैट। सो आप ये सारे वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख के जाना है। रिपीट एग्जाम से पहले सभी वीडियोस ज़रूर देख के जाना है, इनसे आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। और बाकी अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ्स या फिर रैपिड रिविजन नोट्स चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट ज़रूर चेक करना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं इंटरमिटेंट फ्लो प्रोसेसिंग वर्सेस कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेसिंग। देखो, इंटरमिटेंट फ्लो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। इंटरमिटेंट फ्लो प्रोसेसिंग में प्रोडक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, मतलब प्रोडक्ट्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट बैचेस या फिर क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप का सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे जॉब शॉप या फिर बैच प्रोडक्शन में कॉमनली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कस्टमाइज्ड मशीनरी प्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज इंटरमिटेंट फ्लो प्रोसेसिंग। उसके बाद आती है कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेसिंग। कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेसिंग में प्रोडक्शन लगातार और अनइंटरप्टेड मैनर में होता है। ठीक है, मतलब इसमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें मशीन्स और प्रोसेसेस भी हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट इंडस्ट्री या फिर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो दिस इज कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेसिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड इट्स प्रोसेस। तो सबसे पहले तो देखते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च या फिर मैन्युफैक्चर करेगी। अब इस डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की या फिर एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस ग्रोथ पर पड़ता है। ओके, सो ये तो होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। देखो, प्रोडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो मार्केट नीड्स और कस्टमर की डिमांड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट के आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं और फिर उनकी फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट किया जाता है कि आइडिया फिजिबल है या नहीं, प्रैक्टिकल है या नहीं। ओके, उसके बाद फिर कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद फिर टेस्टिंग का फेज़ आता है। टेस्टिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, सो ये होता है पूरा प्रोडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन डज अ लोकेशन डिसीजन अराइज। देखो, लोकेशन डिसीजन तब अराइज होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को न्यू प्लांट स्टैब्लिश करना हो या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपैंड करना हो या फिर बिजनेस ऑपरेशंस को किसी नए एरिया में शिफ्ट करना हो। ओके, अब लोकेशन डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, लेबर की अवेलेबिलिटी पे, रॉ मटेरियल और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सब पर पड़ता है। ठीक है, सो एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी लोकेशन सिलेक्शन डिसीजन लेती है तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा ना हो, लेबर की अवेलेबिलिटी मतलब लेबर इजीली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, रॉ मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लोकेशन डिसीजन। ओके, उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। देखो, लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस एक टेक्निक होती है जो डिफरेंट लोकेशन ऑप्शंस के कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, मतलब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करके ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस लोकेशन पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस लोकेशन को ही सिलेक्ट किया जाता है। ओके, सो ये होता है लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस। आई होप इट्स क्लियर। चलिए ये बात है नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लांट लेआउट। नाउ व्हाट इज प्लांट लेआउट। देखो, प्लांट लेआउट का मतलब होता है मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, वर्क स्टेशंस और डिपार्टमेंट्स को फैक्ट्री के अंदर सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। ठीक है, और एक इफेक्टिव प्लांट लेआउट प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। ओके, सो दिस इज प्लांट लेआउट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो सबसे पहला टाइप तो है प्रोडक्ट लेआउट। देखो, प्रोडक्ट लेआउट में मशीन्स को प्रोडक्शन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ठीक है, मास प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद होता है प्रोसेस लेआउट। इसमें सिमिलर मशीन से एक्टिविटीज़ को एक जगह ग्रुप किया जाता है। ठीक है, और ये जॉब शॉप प्रोडक्शन में कॉमन है। ओके, उसके बाद होता है फिक्स पोजीशन लेआउट। इसमें प्रोडक्ट को एक ही जगह पे मतलब रखा जाता है और वर्कर्स और इक्विपमेंट उसके पास आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होता है। ओके, उसके बाद होता है सेल्यूलर लेआउट।
सेल्यूलर लेआउट में मशीन्स को सेल्स में अरेंज किया जाता है ताकि सिमिलर प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली प्रोड्यूस किए जा सके। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। उसके बाद एक चीज़ और है जो पूछी जा सकती है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लांट लेआउट। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो प्लांट लेआउट से एसोसिएटेड है, मतलब इसमें हो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो पुअर प्लांट लेआउट से एक्सेसिव मटेरियल मूवमेंट होता है, प्रोडक्शन में डिलेज हो सकते हैं, कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है, प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है प्लांट लेआउट में। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोरकास्टिंग मेथड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म डिमांड। देखो फोरकास्टिंग क्या होता है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर डिमांड का एस्टिमेट लगाना। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशंस फोरकास्टिंग का यूज़ करती है प्रोडक्शन प्लानिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, मैन पावर प्लानिंग में, या फिर बिजनेस डिसीजंस लेने में। ओके, अब देखते हैं हम कुछ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग मेथड्स। देखो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जनरली 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए की जाती है। ओके, अब इसका पर्पस क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन सब में हेल्प करना। ओके, अब लॉन्ग टर्म फोकसिंग मेथड्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, मतलब पास्ट डिमांड ट्रेंड्स को स्टडी करके फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करना। ओके, दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। उसके बाद होती है डेल्फी टेक्निक, मतलब एक्सपोर्ट की ओपिनियंस को कलेक्ट करके फ्यूचर डिमांड का एस्टिमेट करना। ओके, उसके बाद होता है मार्केट रिसर्च, मतलब सर्वे और कस्टमर फीडबैक के थ्रू फ्यूचर मार्केट डिमांड को एनालाइज करना। उसके बाद होते हैं कुछ इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, मतलब कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इनकम, इन्फ्लेशन या फिर जीडीपी, इन सबको कंसिडर करके डिमांड को फोकास्ट करना। ओके, सो ये होते हैं कुछ लॉन्ग टर्म फोकास्टिंग मेथड्स। उसके बाद होते हैं कुछ मीडियम टर्म फोकास्टिंग मेथड्स। मीडियम टर्म फोकास्टिंग यूजुअली 3 मंथ से 3 साल के बीच के लिए की जाती है। इसका यूज़ भी इसमें ही होता है, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, या फिर वर्कफोर्स प्लानिंग में। ओके, इसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, मतलब पास्ट डिमांड डेटा का एवरेज निकाल कर फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करना। उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, मतलब रीसेंट डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर फोकास्ट प्रिपेयर करना। ओके, उसके बाद होता है रिग्रेशन एनालिसिस, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एनालाइज करके फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करना। ओके, सो ये कुछ मीडियम टर्म फोकास्टिंग मेथड्स होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो लॉन्ग टर्म फोकास्टिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और फ्यूचर ग्रोथ प्लानिंग के लिए यूज़ होती है। ओके, और मीडियम टर्म फोकास्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग या फिर रिसोर्स प्लानिंग जैसे ऑपरेशनल डिसीजंस के लिए यूज़ की जाती है। ओके, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। देखो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग या फिर एपीपी एक ऐसा मीडियम टर्म प्लानिंग प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए प्रोडक्शन लेवल, वर्कफोर्स और इन्वेंट्री को बैलेंस करती है। ठीक है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट पर कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना। सो एपीपी मतलब कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन को इन्वेंट्री और लेबर रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है। ओके, सो दिस इज एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री का मतलब होता है वो रॉ मटेरियल्स या फिर वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फिनिश गुड्स जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर यूज़ के लिए या फिर सेल के लिए स्टोर करके रखती है, दैट इज इन्वेंट्री। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के फंक्शंस में सबसे पहले तो है टू मीट डिमांड। ठीक है, इन्वेंट्री का काम होता है कस्टमर डिमांड को टाइमली फुलफिल करना, सो कस्टमर डिमांड को टाइमली फुलफिल करने में हेल्प करती है। ओके, सेकेंड, बफर अगेंस्ट अनसर्टिनिटी, मतलब डिमांड या सप्लाई में फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है इन्वेंट्री। ओके, देन स्मूथ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाने में भी हेल्प करती है। उसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बल्क परचेसिंग के थ्रू हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बल्क में परचेज करके रख लिए इन्वेंट्री तो कॉस्ट रिडक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद अवॉइड स्टॉक आउट्स, मतलब मटेरियल शॉर्टेज और प्रोडक्शन इंटरप्शंस को भी प्रिवेंट करती है। ओके, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्ट एंड व्हाट इज सीपीएम एंड व्हेन टू यूज विच, कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं पर्ट क्या होती है। देखो पर्ट यानी कि प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, मीन्स जहाँ एक्टिविटी टाइम्स एग्जैक्ट नहीं होते, इसमें ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, और दूसरी तरफ है सीपीएम। सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है जहाँ एक्टिविटी ड्यूरेशंस नोन और प्रिडिक्टेबल होते हैं।
ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ की जाती है सीपीएम। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में सिंपल डिफरेंस क्या है, मीन्स व्हेन टू यूज़ विच, कब कौन सी टेक्निक यूज़ की जानी चाहिए। तो देखो, अगर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ का टाइम अनसर्टेन हो तो पर्ट यूज़ करते हैं, और अगर टाइम एस्टिमेट्स फिक्स्ड और नोन हो तो सीपीएम यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, व्हाट इज़ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं ऑटोमेशन क्या होता है। देखो, ऑटोमेशन का मतलब होता है मशीन्स को, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करना, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स को कम करना, रिड्यूस करना। ओके, और टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना। ओके, दिस इज ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, राइट। उसके बाद है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स ऑटोमेशन का ही एडवांस फॉर्म होता है, जिसमें प्रोग्रामेबल रोबोट्स का यूज़ किया जाता है कोई रिपीटेटिव या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली, वेल्डिंग या फिर पैकेजिंग जैसी एक्टिविटीज़ में एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ रोबोटिक्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो देखो, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स ये दोनों ही, इन दोनों से ही प्रोडक्शन स्पीड इंक्रीज होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, एंड ओवरऑल वर्क प्लेस सेफ्टी भी बेटर होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये भी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। एमएमपीसी 9 की सीरीज़ में हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ। और अगर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वो ज़रूर चेक करना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।